हेलो दोस्त, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ कि आप सब स्वस्थ मस्त और तंदुरुस्त होंगे और अपनी नर्सिंग की तैयारी में मस्त होंगे। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। थोड़ा स्टार्ट करने से पहले कुछ बातें आप लोग से करनी चाहिए। तो आप तो बताइएगा कि आप ऑडियो वीडियो क्लियर आ रही है, ऑडियो वीडियो क्लियर आ रही है आप लोग को। तो एक थम्स अप भेज दीजिएगा अगर ऑडियो वीडियो क्लियर आ रही है तो चलिए, जैसा कि तो आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मेडिको बैजनाथ अग्रवाल पे। और आशा है कि आप सब हमारे चैनल को प्रोग्रेस करने में लगे होंगे और अपने लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करते होंगे और अपने दोस्तों में जरूर भेजते होंगे। और हमारे सोशल मीडिया चैनल टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और क्या व्हाट्सएप चैनल से जुड़े होंगे। आशा है आप लोग से जुड़ने से एक मेरा ही फायदा नहीं है, आप लोग का भी फायदा है कि अगर आप यूट्यूब पे जुड़ते हैं, आपको यहाँ पे बहुत अच्छी तरह से हम सरल भाषा में, आसान भाषा में आप लोग को बहुत अच्छी तरह से पढ़ाएंगे। अभी तो थोड़ा नया नया है, थोड़ा दिक्कत हो रहा है, हमको भी दिक्कत हो रहा है, आप लोग को भी दिक्कत हो रहा होगा, हम एक्सेप्ट करते हैं। बट आने वाला समय में एक ऐसा प्लेटफॉर्म तो आप लोग की देख जाएंगे जब आप लोग इस चैनल से, जब डिग्री तो नहीं दे सकते हैं बट इतना नॉलेज दे देंगे कि जब आप नर्सिंग कॉलेज से जब निकलिएगा, कहीं भी खड़ा होइएगा तो लगेगा कि आप इतना नॉलेज देंगे कि आप लगेगा कि आप है नर्सिंग का स्टूडेंट लग रहे हैं। ऐसा नहीं कि डिग्री तो ले लिए बस राम राम हो रहा है, नहीं। जब भी आप डिग्री लेके निकलिएगा, अगर हमारे चैनल से जुड़िएगा, जब भी डिग्री आपको मिलेगी और निकलिएगा कॉलेज से, नाम कॉलेज का होगा लेकिन नॉलेज का जो हल्का रहेगा सिर्फ हमारे चैनल मेडिको बैजनाथ अग्रवाल का रहेगा। तो हल्का मसा रखना है, नॉलेज इतना बूस्ट करना है कि कहीं भी इंटरव्यू देने जाए, कहीं भी साला सेलेक्ट हो के आना है, कोई दिक्कत नहीं। नॉलेज इतना रहना, एग्जाम तो एग्जाम, इंटरव्यू भी पास कर लेना है। वो नॉलेज आप भरोसा रखिए हम पे और हमारे चैनल से जुड़िए, देखिए कैसे आपको कहाँ ले जाते हैं। खुद भी जाएंगे, आपको ले जाएंगे, हम भी तैयारी में हैं, आप लोग को भी ले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए, ये क्लास आप लोग के लिए, जितने भी स्टूडेंट एएनएम, जीएनएम, बीएससी नर्सिंग या कोई भी डी फार्मा कर रहे हैं तो उसके लिए तो बेस्ट होगा ही होगा। और यह क्लास आम आदमी के लिए बेस्ट है क्योंकि इसमें हम इस क्लास में बैक क्लास में भी पढ़ाए थे और इस क्लास में भी हम मतलब डिस्कस करेंगे कि इंजेक्शन, मतलब इंजेक्शन जो हम पेशेंट को देते हैं तो किस रूट में देते हैं। अब इंजेक्शन देना ही है तो पूरा शरीर में कहीं भी डाल देंगे, नहीं। इंजेक्शन जो दे रहे हैं, ड्रग जो दे रहे हैं, हम किस रूट में दे रहे हैं, किस तरीका से देना है, कौन कौन सा इंजेक्शन को किस रूट में देना है। ऐसा नहीं कि सभी को आईएम दे दें, किसी सभी को भेन में दे दी, जो मिला सबको भेन में दे दिए, जो मिला सबको आईएम में दे दी, नहीं। सबका अपना अपना रूल है, किस एंगल से देना है, एंगल बहुत डिपेंड करता है, किस एंगल से देना है वो भी आप लोग को यहाँ बताया जाएगा, किस ड्रग्स को भी देना है ये सब आपको बताएंगे। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले आपको हम एक थोड़ी लाइन सुना देता हूँ। आप लोग को हम पता है कि आप लोग बोरिंग हो जाते होंगे क्लास करते करते, हम भी हो जाते थे, तो थोड़ा गाना सुन लेते, मोटिवेशनल गाना सुन लेते थे। तो हम वो इस क्लास में आपको बोरिंग कभी नहीं होने देंगे। अभी तो नया नया है तो थोड़ा अपने को रहना पड़ता है, लेकिन जब थोड़ा आप लोग से जब जुड़ जाएंगे ना पूरी तरह, तो फिर आप लोग के लिए देखिएगा आप लोग कितना मजा आएगा। बोरिंग कभी नहीं फील होने देंगे, कभी कभी बीच में एक दो चलता रहेगा। तो अभी एक तरह से सुना देते हैं, स्टार्टिंग है तो आप लोग सुनिए। नर्सिंग में सिर्फ हाथ नहीं चलते, नर्सिंग में सिर्फ हाथ नहीं चलते, वहां दिल भी धड़कता है, वहां दिल भी धड़कता है। क्या कहता है? नर्सिंग में सिर्फ हाथ नहीं चलते, वहां दिल भी धड़कता है। हर हर स्पर्श में, हर स्पर्श में थोड़ा सा प्यार होता है, थोड़ा सा प्यार होता है, थोड़ा सा प्यार होता है। तो चलिए इस लाइन के साथ हम अपने अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। तो जैसा कि आपको पता है क्या हम क्या पढ़ रहे हैं, रूट
ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन में को दो क्लासिफिकेशन किया गया था, एक था लोकल एंड ट्रॉपिकल और दूसरा था सिस्टमिक। तो लोकल में जो ऊपर पर से जो बताए थे आप लोग को, ऊपर पर से जो कान में ईयर ड्रॉप हो गया, आइज ड्रॉप हो गया, नोज ड्रॉप हो गया, ट्रॉपिकल लोकल में आ गया। और जो सिस्टमिक में हो गया, सिस्टमिक में दो क्लासिफिकेशन था। पहला था कि इंटरनल जो हम माउथ के द्वारा लेते हैं जो भी ड्रग्स, वो इंटरनल में आ गया था। पेराइटल में जो हम माउथ के छोड़ के कहीं से भी जो ड्रग्स और इंजेक्शन लेते हैं वो हो गया पैरा इंटरनल। तो पैरा इंटरनल में हम पहला पढ़ रहे हैं इंजेक्शन। पैरा इंटरनल में पहला इंजेक्शन पढ़ रहे हैं, फिर धीरे धीरे ट्रांसम्यूकोसल पढ़ेंगे, ये इंजेक्शन खत्म होने के बाद वो पढ़ेंगे, फिर इंट्राडर्मल पढ़ेंगे, फिर इनहेलेशन पढ़ेंगे। तो पहला हम पढ़ रहे हैं उसमें पैरा इंटरनल में इंजेक्शन में हम पहला पढ़ा दिए थे आपको पिछले क्लास में। इंट्रामस्कुलर हम अच्छी तरह से समझा दिए थे और पढ़ा दिए थे और पूरा लिखवा दिए थे। तो आप लोग नोट्स बनाए होंगे, उससे एक बार रिवीजन कीजिए, आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो आज हम दूसरा स्टार्ट करते हैं। दूसरा पार्ट क्या है इंजेक्शन में, दूसरा इंजेक्शन कौन सा है वो हम आज लोग स्टार्ट करते हैं। तो दूसरा है सबकुटेनियस। अरे यार क्या दूसरा क्या है सबकुटेनियस है। सबकुटेनियस इंजेक्शन दूसरा क्या है सबकुटेनियस इंजेक्शन। तो सबकुटेनियस इंजेक्शन क्या है, तो सबकुटेनियस इंजेक्शन हमारे नोट्स में लिखा हुआ है। हम आपको टेलीग्राम चैनल पे जो नोट्स डालते हैं, जो तो क्लास हो चुका है उसका डाल दिए हैं। अब इस क्लास का भी आपको क्लास खत्म होने के बाद आपको टेलीग्राम पे डाल दिया जाएगा। तो आप लोग वहां से नोट्स बना, यहाँ पे हम समझा देते हैं, आप लोग को समझ जाइएगा, वहां पे आप जाके नोट्स बना लीजिएगा। तो सबक्यूटेनियस इंजेक्शन इज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग्स इनटू द टिश्यू। मतलब हम लोग सबक्यूटेनियस जो है या इंजेक्शन से हम लोग टिश्यू में ड्रग्स को, जो मेडिसिन है उसको हम टिश्यू में इंसर्ट करते हैं, एडमिनिस्ट करते हैं, इंटर करवाते हैं। इट इज स्लो एंड सस्टेबल ड्रग्स एब्जॉर्प्शन। यह स्लो काम करता है, ये जो है ना बहुत स्लो काम करता है, अनसस्टेबल रुक के यह एब्जॉर्ब होता है, रुक करके यह हमारे टिश्यू में एब्जॉर्ब होता है और यह स्लो वर्क करता है। तो सबक्यूटेनियस हम कहाँ डालते हैं, टिश्यू में डालते हैं। सबक्यूटेनियस बता देते हैं आपको, देखिए सबक्यूटेनियस ये है ना हमारा मसल्स के ऊपर और डर्मिस के नीचे मसल्स के ऊपर का बीच का जो है सबक्यूटेनियस टिश्यू होता है, हम इसी में डालते हैं। कितना एंगल पे, 45 डिग्री के एंगल पे, देख रहे हैं ये। और ये हमारा क्या था, ये हमारा था आईएन इंट्रामस्कुलर, जो 90 डिग्री पे सीधे मसल्स में डाल रहे थे। ये हम पिछले क्लास में आपको बताया 90 डिग्री पे डाल रहे थे, देखते हैं सीधे यहाँ मसल्स पे आया हुआ सबक्यूटेनियस, जो हमारे डर्मिस लेयर पे आया, जो कि मसल्स के ऊपर और एपिडर्मिस के नीचे बीच में होता है। तो हम लोग 45 डिग्री पे डालते हैं। सबक्यूटेनियस injection is the administration of drugs into the tissue में, layer between skin and muscles के बीच में ना, डर्मिस और मसल्स के बीच में है सबक्यूटेनियस। तो ये तो जान गए कि क्या है, और इसका साइट देख रहे थे कि कहाँ कहाँ हम लोग इसका उपयोग कर सकते हैं। साइट मतलब इस जगह पे हम इसको अप्लाई करेंगे। तो पहला है, अरे यार चल ना, एब्डोमेन हो गया, ट्राइसेप एरिया। अधिकतर यूज हमारा क्या कहाँ होता है इसका, किस साइड पे, एब्डोमेन में कहाँ पे होता है वो भी बता दें। एब्डोमेन में जो
नावेल मतलब नाभि जो है ना, नाभि के 2 इंच जो है ना छोड़ के, ये नहीं कि नाभि में डाल देना, नहीं, नाभि से 2 इंच छोड़ के एब्डोमेन, पेल्विक के ऊपर, पेल्विक जो है ना हमारा पेल्विक जो जगह है उससे ऊपर एब्डोमेन के नाभि से 2 इंच छोड़ के हम ये सबक्यूटेनियस साइट इंजेक्शन को इंसर्ट करते हैं। और ट्राइसेप्स मतलब यहाँ पर भी, ट्राइसेप्स मतलब यहाँ पर भी इसको इंसर्ट किया जाता है। इसको इंसर्ट किया जाता है, ऐसे स्किन को फोल्ड किया जाता है, ऐसे करके फोल्ड करके उसके बाद डाला जाता है, टिश्यू में डाला जाता है, ऐसे करके स्किन को ऐसे करके फोल्ड करके डाला जाता है। तो ये देख लिए, तो ये देख लिया कि साइट कहाँ कहाँ है, एब्डोमेन और ट्राइसेप्स में अधिकतर इसका यूज होता है। और ये तो देख लिए, साइट देखिए कि कहाँ यूज करना है। अब हमको यही तो पता होना चाहिए कि किस एंगल पे देंगे, कितना एंगल पे देंगे, वो भी पता होना चाहिए। तो टेक्निक टेक्निक भी हमको पता होना चाहिए। तो टेक्निक क्या है कि टेक्निक यह है, इसको 45 डिग्री 45 डिग्री के एंगल पे इसको दिया जाता है। देख रहे हैं, सबक्यूटेनियस टिश्यू है ना, इसमें 45 डिग्री के एंगल पे दे रहा है, सबक्यूटेनियस 45 डिग्री पे दे रहा है। 45 डिग्री के, जैसे 90 डिग्री का एंगल हुआ, 90 डिग्री से हाफ कर दीजिए इसको, 45 ऐसे देना है, ऐसे 45, 90 डिग्री, ये हाफ कर दिए, 45 डिग्री के एंगल पे इनको देना है। अब हम जान गए कि ठीक है 45 डिग्री के एंगल पे देना है, लेकिन कौन सा इंजेक्शन को देंगे, कौन सा दवा को जो है, कौन सा मेडिसिन को 45 डिग्री पे देंगे, सबको थोड़ी देना है। तो इसमें है पहला इंसुलिन, एग्जाम्पल के तौर पर बता रहे हैं आपको। इंसुलिन जो डायबिटीज पेशेंट को दिया जाता है। हिपैरिन एक इंजेक्शन है जो कि ब्लड को थिनर करने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है, हिपैरिन। इंसुलिन को जो ऐसे करके एब्डोमेन के पास ऐसे करके स्किन को फोल्ड करके टिश्यू में दिया जाता है, इसे 45 डिग्री के एंगल पे दिया जाता है। तो ठीक आप लोग क्या पढ़े आज, सबक्यूटेनियस में क्या पढ़े, या हमको सबक्यूटेनियस टिश्यू में दिया जाता है, यह इंजेक्शन जो हम लोग टिश्यू में देते हैं, तो ठीक है, कौन कहाँ पे देते हैं, तो एब्डोमेन। अधिकतर हम लोग इंसुलिन का इंजेक्शन इसमें देते हैं, एब्डोमेन में देते हैं। कभी कभी बहुत रेयर केस में ट्राइसेप्स में दिया जाता है, या ट्राइसेप्स में भी दिया जाता है, और एंटीरियर थाई पे भी दिया जाता है, एंटीरियर थाई पे दिया जाता है। और इसका टेक्निक देखे कि ठीक है यहाँ पे तो देना है, कैसे देना है, तो 45 डिग्री के एंगल पे देना है। ठीक है, 45 टेक्निक जान गए कि 45 डिग्री पर देना है, लेकिन कौन कौन सा देना, सब ड्रग्स को थोड़ी देना, सब दवा को नहीं, इंसुलिन को, और जो इंसुलिन जो डायबिटीज पेशेंट को देता है उसको हिपैरिन जो ब्लड को थिनर करने के लिए देते हैं। तो आशा है कि आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे। चलिए, तो अब तीसरा देखते हैं, तीसरा इंजेक्शन को देखते हैं क्या है। ये हम रफ के लिए बनाए हुए हैं, आपको हम टेलीग्राम पे दे देंगे, वहां से आप लोग अच्छी तरह नोट्स में बनाइएगा और देखिएगा। यहाँ पे हम रफ के लिए, यहाँ पे थ्योरेटिकल बताएंगे तो आपको थोड़ा फोटो भी डायग्राम, या आपको लगेगा कि सर अपने आप से बता रहे हैं कि गलत भी बता रहे हैं, सही बता, हमको पता ही नहीं चलता है। ठीक है, यहाँ पे हम आपको इसीलिए बताए हुए हैं कि दिख ये जो स्किन का पहला पार्ट है, लेयर है, एपिडर्मिस, दूसरा डर्मिस, सबक्यूटेनियस टिश्यू, उसके बाद मसल्स, नीचे मसल्स होता है। तो हम 2 चीज खत्म कर दिए, आईएम और सबक्यूटेनियस पढ़ा दिए हैं। अब हम पढ़ रहे हैं इंट्राडर्मल, तीसरा इंजेक्शन का तीसरा भाग है इंट्राडर्मल। तो ठीक है, तो इंट्राडर्मल क्या है वो हम लोग समझते हैं। इंट्राडर्मल इंजेक्शन इज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ स्मॉल अमाउंट ऑफ मेडिकेशन। मतलब ये है कि इसका जो है उपयोग, इंट्राडर्मल का उपयोग हम ट्रीटमेंट करने के लिए नहीं करते हैं, इसका जो है ना उपयोग
टेस्ट करने के लिए दिया जाता है, मतलब ये स्मॉल अमाउंट में, इसको स्मॉल अमाउंट में दिया जाता है, या तो ट्रीटमेंट करने के लिए नहीं के बराबर दिया जाता है, इसका उपयोग जो है ना टेस्ट करने के लिए किया जाता है। वो हम टेस्ट बताएंगे आपको क्या क्या है। इनटू द डर्मिस लेयर, डर्मिस लेयर में दिया जाता है इसको, देख रहे हैं यहाँ इंट्राडर्मल है ना, डर्मिस लेयर, एपिडर्मिस के नीचे और सबक्यूटेनियस टिश्यू के ऊपर, एपिडर्मिस के जस्ट बिलो, जस्ट पूरा जस्ट नीचे। जैसे में आपको बता देते हैं, ये हुआ हमारा एपिडर्मिस ऊपर का लेयर, और नीचे का लेयर क्या है, डर्मिस लेयर। हमको ऐसे देना है, कितना एंगल पे देना है, 10 से 15 डिग्री के एंगल पे ऐसे करके देना है, इस लेयर पे देना है, इस लेयर पे। तो जस्ट बिलो एपिडर्मिस के नीचे और सबक्यूटेनियस टिश्यू के ऊपर क्या होता है, डर्मिस लेयर। डर्मिस लेयर में क्या दिया जाता है, इंट्राडर्मल जो है ना इंजेक्शन हमको डर्मिस लेयर पे दिया जाता है, स्किन के बिलो द एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के नीचे। साइट ऑफ इंट्राडर्मल, इंट्राडर्मल का क्या क्या साइट है, अब हम पर इंट्राडर्मल क्या है वो समझ गए। अब इसका साइट देखते हैं कि कहाँ कहाँ देंगे, ठीक है, वो तो समझ गए क्या होता है कि डर्मिस में दिया जाता है, लेकिन कहाँ कहाँ पे देते हैं वो पढ़ेंगे। तो एक मिनट रुकिए तो आप लोग, तो साइट हम लोग पढ़ेंगे कहाँ कहाँ पे देते हैं। तो पहला साइट है कि इनर आर्म, इनर फोर आर्म पहला, और दूसरा है अपर बैक, तीसरा है स्कैपुलर रीजन। तो इंट्राडर्मल, इंट्राडर्मल जो है ना इसका साइट कहाँ कहाँ दे सकते हैं, इंट्रा और आर्म में दे सकते हैं, अपर मस्कुलर, अपर बैक, अपर बैक मतलब इतना यहाँ का जो पार्ट है वहां पे स्कैपुला, स्कैपुला रीजन, यहाँ का जो रीजन है हमारा इस पे भी दे सकते हैं ये इंट्राडर्मल। इंट्राडर्मल का वो साइट हुआ। अब साइट पता चल गया तो हमको टेक्निक भी पता करना चाहिए, टेक्निक भी हमको आना चाहिए किस तरह से देंगे। अब इंट्राडर्मल इनर कैसे भी डाल देंगे तो नहीं ना हो सकता है, जैसे अपर बैक पे देना है, ठीक है, हमको स्कैपुलर रीजन में देना है, लेकिन किस तरह से देना है, अब 90 डिग्री के ऊपर देना है कि 45 ऐसे देना है या ऐसे देना है, कैसे देना है, तो वो पता होना, टेक्निक होना चाहिए। तो इसका टेक्निक है, इंट्राडर्मल देने का टेक्निक है, इसको 10 से 15 डिग्री के एंगल पर, 10 से 15 डिग्री एंगल पे देना है, 10 से 15, यानी कि आप देख सकते हैं यहाँ पे इंट्राडर्मल, इंट्राडर्मल है ना जो डर्मिस लेयर में दिया जाता है 10 से 15 डिग्री। तो ऐसे आपको बताया था ना, ये हमारा एपिडर्मिस है, ये हमारा डर्मिस लेयर है नीचे का, तो हमको ऐसे करके देना है, ऐसे करके देना है, ज्यादा अंदर नहीं जाना चाहिए और ज्यादा ऊपर नहीं होना चाहिए। 10 से 15 डिग्री के एंगल पर दीजिएगा, वो अपना टारगेट पे चला जाएगा, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं। तो ठीक है, आप टेक्निक भी पता चल गया था, ये इंजेक्शन किस, इसका एग्जाम्पल क्या है, तो हम बताएं आपको कि इंट्राडर्मल जो है ना, इंट्राडर्मल का उपयोग हम ट्रीटमेंट में नहीं करते हैं, बहुत नहीं के बराबर है, समझिए नहीं है करते हैं। इसका जो अधिकतर उपयोग होता है टेस्ट में उपयोग होता है। टेस्ट में वो भी कौन टेस्ट, तो एक टीबी टेस्ट होता है, एक इसका उपयोग जो है टीबी टेस्ट या एलर्जी टेस्ट भी उपयोग होता है। कौन कौन, एलर्जी टेस्ट, एलर्जी टेस्ट में हम आपको बताते हैं कि जैसे कोई पेशेंट क्या होता है कि कोई भी एंटीबायोटिक उसको सूट नहीं करता है, तो नहीं सूट करता है तो हमको उसको कैसे पता चलना कि इसको सूट करता है या नहीं करता है, या हम ऐसा ही डाल दें। तो एंटीबायोटिक कभी भी यूज करता है तो उनको देखिएगा कभी कभी डॉक्टर को कभी कभी यहाँ पे थोड़ा सा दे के और उसको मतलब पेन से मतलब लगा देता है, यहाँ पे चीन लगा देता है और थोड़ी देर 5 मिनट 10 मिनट उसको छोड़ देता है। आप लोग देखेंगे कभी कभी यहाँ पे चेन में लगा रहता है, पेन से गोला सर्किल बना देता है, पहले थोड़ा डाल के और सर्किल बना देता है, तो वो चेक करता है कि उसको एलर्जी रिएक्शन है कि नहीं।
उस दवा से उसको कुछ एलर्जी भी हो रहा है वो चेक करता है। तो ये एलर्जी टेस्ट में भी इसका इंट्राडर्मल इंजेक्शन को इंट्राडर्मल वहां पे भी ऐसा ही दिया जाता है, 10 से 15 एंगल पे उसको दिया जाता है और एलर्जी टेस्ट किया जाता है। इसको इनर फोर आर्म और फोर आर्म बताइए ना कि यहाँ पे चेक किया जाता है, उसको देके चेक करता है कि इनको एलर्जी रिएक्शन तो नहीं है, ये चेक किया जाता है। तो चलिए, तो आप लोग समझ गए कि इंट्राडर्मल क्या है, उसका साइट समझ गए, टेक्निक समझ गए। इंट्राडर्मल का उपयोग हम लोग ट्रीटमेंट के लिए नहीं करते हैं, उसका उपयोग हम लोग टेस्ट के लिए करते हैं। जैसे टीबी टेस्ट हो गया, एलर्जी टेस्ट हो गया। एलर्जी टेस्ट आपको बताएं कि यहाँ पे कभी कभी कोई एंटीबायोटिक का थोड़ा डाल के और सर के लगा देता है और चेक करता है कि वहां पे कोई एलर्जी रिएक्शन हुआ नहीं। उस टेस्ट में इसका उपयोग किया जाता है, इंट्राडर्मल का उपयोग किया जाता है। चलिए, तो आप लोग आशा है कि आप लोग ये भी अच्छे तरह से समझ गए होंगे। चौथा इंट्रावेनस, ये आप लोग का फेवरेट है, जो कि आप लोग बहुत यूज किए हैं। आईवी का यूज बहुत किए हैं आप लोग, तो आप लोग जरूर बताइएगा इसमें कैसे क्या होता है। इंट्रावेनस जो कि आप लोग आईवी के नाम से फेमस किए हुए हैं, इनको शॉर्ट फॉर्म में आईवी कहते हैं इसको। तो इंट्रावेनस क्या है? तो इंट्रावेनस इंजेक्शन इन्वॉल्व्स द डायरेक्ट इंजेक्शन ऑफ मेडिकेशन इनटू अ वेन। मतलब इंट्रावेनस यह एक एडमिनिस्ट्रेशन है, रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है, जिससे हम किसी भी ड्रग्स को, किसी भी दवा को डायरेक्ट वेन में इंसर्ट करते हैं। क्या करते हैं? डायरेक्ट वेन में देते हैं। allowing for immediate across to the blood stream। इमीडिएट मतलब अचानक, इमीडिएट मतलब जल्दी जल्दी किसी भी पेशेंट, जैसे इमरजेंसी में पेशेंट आया है चाहे अनकॉन्शियस है, उसको आईवी में देना। समझिए, इमरजेंसी पेशेंट को हम लोग अधिकतर यूज आईवी में देने करते हैं। यह बहुत फास्ट काम करता है, जैसे यह बहुत फास्ट काम करता है, इसीलिए हम इसको आईवी में इसको इमरजेंसी में यूज करते हैं। आईवी का हम लोग इमरजेंसी में यूज करते हैं, क्योंकि वहां पे कोई पेशेंट जैसे बेहोश की हालत में, पूरा मतलब अनकॉन्शियस है, बेहोश है, पूरा क्रिटिकल सिचुएशन है कि उसको जल्द से जल्द उसको फ्लूइड चलाना पड़ेगा, जल्द से, नहीं तो तो क्या करना है? अब उसको हम टेबलेट देंगे, जब तक खाएगा एब्जॉर्ब होगा हमारे शरीर में, जब तक वो टारगेट पे जाके वर्क करेगा तब तक पेशेंट चल बसेगा। इसलिए हम लोग डायरेक्ट वेन में देते हैं कि वो अपने जल्द से जल्द टारगेट पे जाके वर्क करे और उन पेशेंट को नॉर्मल कंडीशन में लाए। इसलिए हम लोग इसका उपयोग करते हैं। यह फास्टर होता है। इसका जो विजिबिलिटी है 100% होता है। विजिबिलिटी मतलब आपको हम बताए हुए हैं कि विजिबिलिटी मतलब क्या होता है। विजिबिलिटी का यह होता है कि आप जो ड्रग्स किसी पेशेंट को देते हैं, किसी पेशेंट को ड्रग्स दिए, वो कितना पेशेंट ब्लड में एब्जॉर्ब हुआ, कितना परसेंट वो हमारे बॉडी में वर्क हुआ, जिस टारगेट से हम उस ड्रग्स को लिए हैं वो कितना परसेंट वर्क किया, तो उसी को विजिबिलिटी कहते हैं, बायो विजिबिलिटी कहते हैं। बायो विजिबिलिटी इसका 100% रहता है। मतलब जो हम ड्रग्स दिए, जिस टारगेट से, जिस बीमारी के लिए हम ड्रग्स को दिए कि ये ड्रग्स बीमारी पे वर्क करेगा, वो 100% वर्क करता है जाके, जो आईवी से देते हैं। और आईएम से 90% तक वर्क करता है। 90% आईएम वर्क करता है, आईवी 100% वर्क करता है। और ओरली तो बहुत कम, 25 से 30% बस, इससे ज्यादा उसका विजिबिलिटी, बायो विजिबिलिटी नहीं होता है। तो इंट्रावेनस का उपयोग करते हैं। ठीक है, इंट्रावेनस हम लोग जान गए कि इंट्रावेनस जो हम वेन के द्वारा डायरेक्ट वेन में ड्रग्स देते हैं, यह बहुत फास्टर वर्क करता है, इसलिए इसको इमरजेंसी में क्रिटिकल सिचुएशन में या अनकॉन्शियस पेशेंट को दिया जाता है, जो ऑरली नहीं दवा खा पाता है, उसको दिया जाता है। इसका 100% विजिबिलिटी होता है, बायो विजिबिलिटी होता है। ठीक है, ये तो जान गए। अब थोड़ा हम जान लेते हैं इसका साइट, मतलब आईवी का साइट, मतलब कहाँ से आईवी दे सकते हैं। इसका साइट देखते हैं। अरे यार, बहुत परेशानी।
साइट। साइट क्या है कि इसका मीडियम क्वाइटल वेन है। मीडियन हो गया और दूसरा है सिपेलिक वेन। बेसिलिक वेन, डोर्सल एंड वेन। तो ठीक है, आईवी इंजेक्शन तो हम समझ गए, लेकिन इसका साइट जानते हैं कि कहाँ कहाँ हम इस वेन को, जैसे केनुला हमको लगाना पड़ता है तो कहाँ कहाँ लगाते हैं। तो केनुला हम लोग मीडियन कोवाइटल वेन पे लगाते हैं, यहाँ पे, ये जो मीडियन बीच में है अधिकतर यहाँ पे हम लगाते हैं। अगर यहाँ पे नहीं लगा तो हम लोग सर्वाइकल वेन पे लगाते हैं। सर्वाइकल वेन मतलब यहाँ पे जो रहता है, नीचे से रहता है, वहां पे लगा सकते हैं। फिर यहाँ पे डोर्सल हैंड वेन्स, डोर्सल हैंड वेन्स यहाँ पे भी हम लोग लगाते हैं। और बहुत जगह लगा सकते हैं, पैर में भी लगाया जाता है। बहुत, अगर जितना पूरा हाथ फूल, बहुत दिन से मान के चलिए कोई पेशेंट बहुत दिन से भर्ती है हॉस्पिटल में, तो उसको प्रिक करते करते यहाँ लगाना उसका डैमेज हो जाता है वेन सब, उसको क्या कहता है पैर में भी लगाया जाता है। और लेकिन बहुत कहीं नहीं मिला, बहुत क्रिटिकल सिचुएशन कहीं नहीं मिला, उसको यहाँ भी लगाया जाता है, नेक पे, गर्दन पे भी लगाया जाता है बहुत क्रिटिकल सिचुएशन में। चलिए ठीक है, तो ये साइट भी जान गए, जहाँ भी वेन हाथ में दिख रहा है वहां पे लगाते हैं। ठीक है, साइट भी देख लिए। अब इसको हम टेक्निक्यू जानते हैं कि कितना कैसे लगाना है। अभी तो ठीक है, हम जान गए, साइट जान गए, लेकिन टेक्निक्यू भी हमको आना चाहिए ना। टेक्निक्यू अब ठीक है, बोल दिया आईवी को लगाने के लिए, हमको टेक्निक पता ही नहीं कि हम कैसे लगाएंगे, हम जाएंगे सीधे से करके डाल देंगे, बस हो गया। कहीं पेशेंट कहीं जाएगा, चला जाएगा। तो इसीलिए आपको साइट पता होना चाहिए और टेक्निक पता होना चाहिए किस तरह से हम उसको देंगे। तो इसको हम देंगे 15 से 30 डिग्री एंगल पर, 15 से 30 डिग्री एंगल पे देंगे, जो कि हम यहाँ पे आपको बता रहे हैं। 15 से 30, देखिए यहाँ इंट्रावेनस है ना, इंट्रावेनस ये है, ये तो आयन था, ये सबकुटेनियस जो बताए हमको, बताया आपको, यह इंट्रावेनस है। इंट्रावेनस कहाँ होता है, यह वेन है, जो कि वेन कहाँ पे मिला रहता है, वो डर्मिस लेयर। वेन हमको कहाँ मिलेगा, वह डर्मिस लेयर, इपिडर्मिस, जो हमारा पूरा स्किन ऊपर वाला है इपिडर्मिस, इसके नीचे, इसके जस्ट इपिडर्मिस के जस्ट नीचे हमारा क्या होता है, डर्मिस। डर्मिस में ही हमारा वेन पूरा फैला होता है, डर्मिस लेयर में ही हमारा वेन फैला हुआ था। तो हम लोग जब भी लगाते हैं वह डर्मिस लेयर में, देखिए ये रेड 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 जो है, ये हमारा वेन है जो डर्मिस लेयर में पूरा फैला हुआ है। एपिडर्मिस के नीचे डर्मिस में हमारा वेन फैला होता है। हम लोग 15 से 30 डिग्री एंगल पे हम लोग लगाते हैं। किसको देते हैं, आईवी को देते हैं। चलिए ये भी देखिए, कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका, कब कब हम इसका आईवी का यूज करते हैं। एग्जाम्पल हम देख लेते हैं क्या क्या है। इमरजेंसी मेडिकेशन, इमरजेंसी मेडिकेशन, इमरजेंसी में कोई पेशेंट आया, उसको हम देने के लिए फ्लूइड्स देने के लिए करते हैं इसको। और कुछ एंटीबायोटिक को देने के लिए भी हम इसका उपयोग करते हैं। तो आईवी इंट्रावेनस, आईवी इंजेक्शन का उपयोग हम किस कंडीशन में करते हैं। तो इमरजेंसी में अगर किसी पेशेंट को मेडिकेशन देना है तो हम इसका उपयोग करते हैं।
जैसे इमरजेंसी मेडिकेशन में क्या होगा, एट्रोपिन हो गया, ये हम देने के लिए इमरजेंसी मेडिसिन एट्रोपिन हो गया, ये देने के लिए हम क्या करते हैं, आईवी का उपयोग करते हैं। इसको फ्लूइड देना है, जैसे में सलाइन चढ़ाना है, डेक्सट्रोज सॉल्यूशन देना है, तो डेक्सट्रोज सॉल्यूशन देना है या सलाइन चढ़ाना है तो उसको हम आईवी का यूज करते हैं, क्योंकि इसमें जल्द फास्ट वर्क करता है या डायरेक्ट वर्क करता है, तो हम इसका उपयोग करते हैं। कुछ एंटीबायोटिक मेडिसिन है उसको देने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। तो ठीक है, ये भी समझ गए आप लोग, जरूर समझ गए हैं, आज भी समझ गए इंट्रावेनस। अब हम लोग चलते हैं आगे की ओर। अगला क्या है, चार को समझ गए हम। पांचवा, देखते हैं क्या है। तो पांचवा है इंट्रा आर्टियल। पांचवा क्या है, इंट्रा आर्टियल। इंट्रा आर्टियल का यूज हम कब करते हैं, इंट्रा आर्टियल इंजेक्शन का यूज हम कब करते हैं, तो इंट्रा आर्टियल इंजेक्शन इन्वॉल्व्स द डायरेक्ट इंजेक्शन ऑफ मेडिकेशन इनटू एन आर्टरी। अगर हमें किसी को आर्टरी में अगर मेडिसिन ड्रग्स देना है, मतलब दवा फ्लो करना है, तो हम डायरेक्ट कैसे हम दवा देंगे, तो डायरेक्ट देने के लिए उसको सीधे डायरेक्ट उसके आर्टरी में इंसर्ट करेंगे इंजेक्शन को, तो उसके लिए हम किसका उपयोग करेंगे, इंट्रा आर्टियल इंजेक्शन का उपयोग करेंगे। This is used for certain treatment, particularly in emergency or specific diagnostic. It's rapid action. यह जो है ना बहुत तेजी से काम करता है। इंट्रा आर्टियल डायरेक्ट आर्टरी में जाता है और बहुत तेजी में वर्क करता है, जो हम इमरजेंसी और स्पेसिफिक डायग्नोस्टिक में इसका हम उपयोग करते हैं। इसका साइट क्या है वो देख लेते हैं। अब तो देख लिए कि इमरजेंसी में जो आर्टरी में हमको अगर इंजेक्शन देना है, किसी दवा को फ्लो करना है, तो हमको कहाँ देना पड़ेगा वो हम देख रहे हैं। इसका साइट देख लेते हैं, क्या है, रेडियल आर्टरी। रेडियल आर्टरी, दूसरा है फीमोरल आर्टरी। फीमोरल आर्टरी, तीसरा है ब्रेकियल आर्टरी। ब्रेकियल आर्टरी, चौथा है कैरोटीड आर्टरी। यहाँ से हम इसको इस इंजेक्शन का इंट्रा आर्टरियल इंजेक्शन, अगर आर्टरी में हमको डायरेक्ट इंजेक्शन देना है तो हम रेडियल आर्टरी से दे सकते हैं, फीमोरल आर्टरी से दे सकते हैं, ब्रेकियल आर्टरी से दे सकते हैं, या कैरोटीड आर्टरी, कोई भी। रेडियल आर्टरी आप यहाँ पे आप लोग अभी जस्ट फील कीजिए, यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे उंगली रखिए और फील कीजिए, यहाँ पे पंप करता रहेगा, ऐसे ऐसे करता है। फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी फील करता है। फिर पेल्विक बोन जो है ना, पेल्विक रीजन में भी यहाँ पे, जैसे थाई और जो एब्डोमेन पेल्विक बोन है ना उसके बीच में, यहाँ पे थाई और पेल्विक बोन के नीचे में आप फील कीजिए, वहां भी आपको पता चल जाएगा आर्टरी वहां पे। एवीजी जब भी होता है ना, तो एवीजी करने के लिए आपको आर्टरी से ब्लड दिया जाता है। ब्लड एवीजी जांच होता है इमरजेंसी में, जो पेशेंट आता है उसका एवीजी जांच होता है, तो उसका पेशेंट यहाँ पे या लिया जाता है, नहीं तो यहाँ से लिया जाता है, आपको लिया जाता है। तो साइट हम देख लिए, कहाँ क्या, इसका टेक्निक क्या बता देते हैं आपको। टेक्निक, ठीक है, हम तो ये जान गए आर्टियल जो डायरेक्ट आर्टरी में देते हैं, और इसका साइट भी देख लिए, लेकिन किस तरह से देना है। अब 90 डिग्री पे नहीं देना है, 45 डिग्री पे नहीं देना है, तो किस डिग्री पे देना है। इसका टेक्निक है कि 30 से 45 एंगल, 30 से 45
30 से 45 डिग्री के एंगल पे इसको इंसर्ट करना रहता है, ये आपको याद करना पड़ेगा। यह स्किन का बात नहीं है, यह आर्टरी का बात है, तो आर्टरी में देना पड़ेगा। तो इसका इस पे एग्जाम्पल का कोई नहीं है, अब इसका खत्म हो गया। यह हमारा आर्टरी का देना है। स्किन का पार्ट तो जो है स्किन के लेयर से जो दे रहे थे वो तो था, यह अलग है, थोड़ा आर्टरी में देना है, डायरेक्ट आर्टरी में दे रहे हैं। डायरेक्ट आर्टरी में इसको 30 से 45 डिग्री के एंगल पे इसको इंट्रा आर्टियल इंजेक्शन को इंसर्ट किया जाता है, तो इसको आपको याद रखना पड़ेगा। तो इसका एग्जाम्पल दे देते हैं कुछ, जैसे में कीमोथेरेपी देना रहेगा तो इसका उपयोग करते हैं या थ्रोम्बोलाइटिक्स। कीमोथेरेपी क्या है? कीमोथेरेपी जो यह इंजेक्शन है जो कि हम कैंसर के ट्रीट के लिए किया जाता है। कैंसर एक आपको पता है कि यह एक बहुत टफ बीमारी है, जो कि एक बार किसी को हो जाए तो फिर मुश्किल है। थर्ड स्टेज तो ठीक है, फोर्थ स्टेज में जाने के बाद उसका कोई इलाज नहीं है, वो पेशेंट मरा हुआ है। तो इसको कीमोथेरेपी आपको पता है कि कैंसर एक ऐसा बीमारी है जो हमारे बॉडी में एक बार होने के बाद वो हमारे सेल्स को मारते रहता है। अगर कहीं एक जगह वो हमारा कैंसर हुआ ना तो हमारे पूरा बॉडी में फैल जाता है। वो कहीं पे भी वो जाके वहां के सेल को मारते वहां के सेल को खत्म कर देता है, फिर वहां का समय कभी भी रिपेयर नहीं होता है। तो कुछ है फर्स्ट सेकेंड स्टेज तक उसका सर्जरी करके उतना का जो निकाल के हटा दिया जाता है सर्जरी करके, तो थोड़ा बहुत रिलैक्स होता है। बस थर्ड से ऊपर अभाव होने पे कैंसर का कोई इलाज नहीं होता है। तो कीमोथेरेपी देने में इसका इंट्रा आर्टियल इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है कीमोथेरेपी में। और थ्रोम्बोलाइटिस का इंजेक्शन देते हैं ब्लड क्लॉट रिमूवल, जो ब्लड जो कहीं क्लॉट हो जाता है उसको रिमूव करने में, क्लॉट को हटाने में जो हम इसका उपयोग करते हैं इसका आर्टियल इंट्रा आर्टियल इंजेक्शन का। मान के चलिए किसी आर्टरी के द्वारा हमारा ब्लड जो है बॉडी जो हमारा हार्ट जो है आर्टरी के द्वारा हमारा पूरा बॉडी में ब्लड पंप करता है। तो अगर कहीं पे आर्टरी में ब्लड क्लॉट हो गया, मतलब जम गया, तो ब्लड क्लॉट जमने से क्या होता है कि हमारा बॉडी में ब्लड फ्लो नहीं हो पाता है, तो पेशेंट को कार्डियक अरेस्ट होने लगता है, वो मतलब बेहोश हो जाता है, बहुत क्रिटिकल सिचुएशन में आ जाता है। तो उसको इमरजेंसी में इसको थ्रोम्बोलाइटिक्स का इंजेक्शन देता है, जिससे वह क्लॉट को रिमूव करता है, रिमूव होता है, फिर ब्लड सर्कुलेट होता है, फिर वो बॉडी पेशेंट जो है नॉर्मल कंडीशन में आता है। तो आप लोग ये जान गए। अब हम लोग छठा पढ़ेंगे। छठा क्या है? इंट्रा कार्डियक। आशा है कि आप लोग अच्छी तरह से समझ चुके होंगे। इंट्राकार्डियक क्या है वो हम आपको बता देते हैं। इंट्राकार्डियक इंजेक्शन इज द डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग्स इनटू द हार्ट मसल्स। मतलब जो इंट्राकार्डियक इंजेक्शन है ना, ये हमारे हार्ट के मसल्स में, डायरेक्ट हार्ट के मसल्स में इंजेक्ट किया जाता है। ये हमारा ऐसा इंजेक्शन है, इंट्राकार्डियक इंजेक्शन है जो कि हम इसको डायरेक्ट हार्ट के मसल्स में इंसर्ट करते हैं। तो क्यों इंसर्ट करते हैं वो हमको आपको बताते हैं। एक मिनट रुक जाइए। जैसे मैं आप लोग को एक एग्जांपल के थ्रू हम बताते हैं। हार्ट,
सॉरी सॉरी गलत दिल बना दिए जी, ये दिल टूट जाता है, इसको नहीं बनाएंगे, ये दिल हमेशा टूटते रहता है, ऐसा दिल होना चाहिए जो टूटे ना, तो इसको नहीं बनाना है। तो ये हमारा हॉट मसल्स है, ये भी हॉट मसल्स है, यहाँ भी हॉट मसल्स है, यह हॉट मसल्स है, ये भी हॉट मसल है। और एक पेशेंट है जिसको एक बीमारी है CHF, मतलब कॉन्जेस्टिव हार्ट फेलियर डिजीज से यह पीड़ित है। यह कौन सा डिजीज है इसको? कॉन्जेस्टिव हार्ट फेलियर डिजीज है इसको। डिजीजेज है, क्या है? कॉन्जेस्टिव हार्ट फेलियर डिजीजेज है। इसमें इसको क्या हुआ है कि हार्ट जो है ना इसका, इस बीमारी में क्या होता है, कॉन्जेस्टिव हार्ट फेलियर डिजीजेज पेशेंट को होता है इमरजेंसी में, उसका क्या होता है कि हार्ट रिलैक्स हो जाता है पूरा, मतलब ब्लड को पंप करना बंद कर देता है, रिलैक्स हो जाता है। तो इस पेशेंट को हम जब आता है तो हम लोग क्या करते हैं, इसके मसल्स में जो है हार्ट मसल्स में डायरेक्ट इंजेक्ट करते हैं। क्या इंजेक्ट करते हैं? इंट्राकार्डियक इंजेक्शन को, जिसमें इसका एग्जांपल एक है एड्रेनालिन ड्रग्स। एड्रेनालिन एक ड्रग्स है जो हम इसको कार्डियक मसल में डायरेक्ट इंसर्ट करते हैं। तो ये हमारे इस कार्डियक मसल्स के रिसेप्टर के अल्फा बीटा सेल पे जाके यह जैसे ही हमारे इमरजेंसी में एक पेशेंट आया जिसको कॉन्जेनिटिव हार्ट फेलियर डिजीज है, तो उसका क्या हो गया है, हार्ट मसल रिलैक्स हो गया है। तो हमको क्या करना है, उसको कॉन्ट्रैक्ट करवाना है। कॉन्ट्रैक्ट करवाने के लिए हम क्या करेंगे, उसको डायरेक्ट उसके मसल्स में एड्रेनालिन का इंजेक्शन डालेंगे। किसके द्वारा डालेंगे? तो किस टेक्निक से? इससे इंट्राकार्डियक से डायरेक्ट डालेंगे उसके मसल्स में। तो ये ड्रग्स हमारा क्या करेगा, उसके हार्ट के जो मसल्स है, हार्ट के मसल्स के रिसेप्टर से के अल्फा बीटा सेल पे जाके वो बाइंड करेगा। बाइंड करने के बाद ये क्या करेगा, इसके जो रिलैक्स हो गया था इसके मसल्स को क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करके जब भी हार्ट मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो हमारे शरीर में ब्लड का पंप होने लगेगा, फिर वो हमारे नॉर्मल कंडीशन में ये पेशेंट आ जाएगा। तो हम लोग डायरेक्ट इंसर्ट किए ना इंजेक्शन को, ये एग्जांपल आपको बता रहे थे, तो ये ऐसा ही डायरेक्ट मतलब करते हैं। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे। तो उसका बता देते हैं कि इसका साइट हम बता देते हैं कि कैसे होता है। आपको तो बता दिए कि डायरेक्ट हार्ट मसल में इंजेक्ट करते हैं इंजेक्शन को, तो इसका साइट है कि लेफ्ट 5 इंटरकोस्टल स्पेस, जो नेल का जो निपल होता है, निपल के थोड़ा नीचे जैसे ये रिब्स है ना, चौबीस को होता है, 12 पेयर इधर 12 पेयर इधर होता है। तो यह एक इस दोनों के बीच का एक या क्या हुआ, या फर्स्ट इंटरकोस्टल हुआ, फर्स्ट इंटरकोस्टल स्पेस हुआ।
दो रिब्स के बीच के स्पेस को क्या कहते हैं? इंटरकोस्टल स्पेस। दो रिब्स जो है ना हमारा 12 इधर होता है लेफ्ट और 12 इधर राइट होता है, राइट लेफ्ट 12 और 12 24 पेयर में होता है ना। तो दो रिब्स के बीच में जो स्पेस रहता है उसको हम क्या कहते हैं? इंटरकोस्टल इंटरकोस्टल स्पेस कहते हैं। तो ऐसा ऐसा फर्स्ट हुआ, सेकेंड हुआ, थर्ड हुआ, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ और फिफ्थ, पांचवा जो इंटरकोस्टल मतलब का इसमें इसके ऊपर से गिर के इसमें जो है हम लोग इंजेक्शन को इंसर्ट करते हैं इस स्पेस के द्वारा। पांचवा फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस के द्वारा स्टर्नम के नियर चेस्ट बोन के पास पांचवा जो है ना ये इंटरकोस्टल स्पेस में हम लोग इंजेक्शन को इंसर्ट करते हैं, डालते हैं। द नीडल इज इंसर्ट बिलो द रिब्स इन द लेफ्ट साइड से, यानी कि इधर लेफ्ट राइट हुआ, इधर लेफ्ट हुआ। तो लेफ्ट साइड के हमारा हार्ट किधर है? लेफ्ट साइड है ना। तो लेफ्ट साइड के फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस में हम लोग इंजेक्शन को इंसर्ट करते हैं। डायरेक्ट मसल्स में लेफ्ट वेंट्रिकल में जो है ना मसल्स के हार्ट के मसल्स के लेफ्ट वेंट्रिकल मसल्स में हम लोग पांचवा इंटरकोस्टल स्पेस के द्वारा हम लोग इंजेक्शन को इंसर्ट करते हैं डायरेक्ट हार्ट के मसल्स में। लेफ्ट साइड फिर से समझिए, इंटरकोस्टल इंटरकार्डियक हम पढ़ा रहे थे, कार्डियक मतलब आपको पता है कि हार्ट होता है, और इंटरकार्डियक हम पढ़ा रहे थे। इंटरकार्डियक क्या है? तो हम लोग डायरेक्ट हार्ट के मसल्स में इंजेक्शन को इंसर्ट करते हैं, उसको कहा जाता है इंटरकार्डियक। तो इंटरकार्डियक का साइट हम बता रहे थे किस तरह से देते हैं। तो हमारा जो 12 पेयर इधर हुआ, 12 इधर 12 इधर 24 पेयर का रहता है ना। तो लेफ्ट साइड से जो हमारा एक रिब्स और एक रिब्स के बीच में जो यह स्पेस छोटा रहता है, खाली रहता है, उसको हम फर्स्ट इंटरकोस्टल कहते हैं। फिर इस दोनों के बीच में सेकेंड हुआ, फिर इस दोनों के बीच में 3 हुआ, इसमें 4 हुआ, ये पांचवा। तो हम लोग पांचवा लेफ्ट साइड से जो रिब्स के बीच में जो पांचवा इंटरकोस्टल स्पेस होगा उसके द्वारा हम हार्ट के मसल्स में डायरेक्ट इंजेक्ट करते हैं। किसको? इंजेक्शन को। तो बताते हैं इसको। तो इस मिडिल का शेप बता देते हैं कितना का होना चाहिए। लगभग में अप्रोक्स 3.5 से 4 इंचेज का इंजेक्शन होना चाहिए। अप्रोक्स लगभग में इतना होना चाहिए। तो बता दिया कि पांचवा जो है ना ऊपर से गिर लेना है पहले 1 2 3 4। तो पांचवा के बीच वाला गैप जो होगा ना, पांचवा और छठा के बीच वाला गैप जो होगा वही कोस्टल में वही जो स्पेस होता है ना इंटरकोस्टल स्पेस, उसके द्वारा इंसर्ट किया जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल हार्ट के मसल के लेफ्ट वेंट्रिकल में डाला जाता है। जैसे आपको बताया था ना एग्जांपल के रूप में, उसमें इसका थोड़ा बता देता है कौन कौन सा इंजेक्शन है। इंजेक्शन एग्जांपल बता देते हैं इसका। एपिनेफ्रिन एपिनेफ्रिन जो हम लोग कब देते हैं? कार्डियक अरेस्ट हो जाता है उस समय हम लोग एपिनेफ्रिन देता है। एट्रोपिन ये इमरजेंसी का दवा है जो हम लोग बेरिकार्डिया से बचाने के लिए बेरिकार्डिया क्या है? बेरिकार्डिया क्या है? तो बेरिकार्डिया क्या है कि जो हमारा हार्ट का जो बीट पर मिनट है वो कितना है? 60 से 100 है। बीट्स पर मिनट हार्ट का। और इससे जो लेस हो जाता है, कम जाना डिक्रीज हो जाता है, इससे क्या हो जाता है?
डिक्रीज, 60 और 100 के बीच से कम हो जाती है, यानी कि 30 हो गया, 40 हो गया, 50 हो गया, तो उस समय क्या होता है, ब्रेडिकार्डिया का लक्षण दिखता है। वो मतलब ब्रेडिकार्डिया मतलब क्या होगा कि उसको चक्कर आने लगता है, बेहोश होने लगता है और उसको सामने का सामान सब उसको मतलब झिलमिलाने लगता है, तो ऐसा बात है। तो इंट्राकार्डियक हम पढ़ा रहे थे, तो इपिनेफ्रिन दिया जाता है उसको कार्डियक अरेस्ट के समय, और एट्रोपिन ब्रेडिकार्डिया को रोकने के लिए दिया जाता है। एट्रोपिन पर ब्रेडिकार्डिया मतलब बताया आपको कि जो 60 से 100 बीट्स पर मिनट से कम डिक्रीज हो जाता है हमारा हार्ट का बीट, हार्ट जो हमारा बीट करता है 60 से 100 पर मिनट, तो इससे कम हो जाता है, तो हमारा ब्रेडिकार्डिया हो जाता है। ब्रेडिकार्डिया में एट्रोपिन दिया जाता है और कार्डियक अरेस्ट में इपिनेफ्रिन दिया जाता है। तो चलिए अगला भी बचा हुआ है, इंट्रामेडुलरी और इंट्रापेरिटोनियल और बचा हुआ है। अभी दो तीन टॉपिक बचा हुआ है इसमें। इंजेक्शन में 2-3 टॉपिक बचा हुआ है। इंजेक्शन में 2-3 टॉपिक बचा हुआ है जो हम नेक्स्ट क्लास में आपको बताएंगे। तो आज का सेशन हम यहीं तक रखते हैं और थैंक यू फॉर वाचिंग और सी यू नेक्स्ट डे, हैव अ नाइस डे। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, और आप लोग जो क्लास यहाँ होता है आप लोग रेगुलर क्लास में ज्वाइन कीजिए और पढ़ाई कीजिए, नोट्स और रेगुलर बनाइए, तो आपको बहुत बेनिफिट होगा। तो 1 मिनट आपको थोड़ा सोचते हैं, गाना सुना दे। तो तैयार हो जाइए सुनने के लिए। तो कहते हैं दिस लैंड इज फॉर यू, तेरी किस्मत तू बदल दे, रख हिम्मत बस चल दे, ये साथी मेरे कदमों पे है निशान, तू न जाने आस-पास है खुदा, तू न जाने आस-पास है खुदा। ठीक है, चलिए ठीक है, थैंक यू, गुड बाय, सी यू नेक्स्ट डे, हैव अ नाइस डे। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वाचिंग।